हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। सो इट इज़ चैप्टर 7 पार्ट नंबर 3। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिकेशन बायस। स्पेसिफिकेशन बायस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, पहले ये जानना ज़रूरी है। हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बहुत सारी अजम्पशंस की हुई हैं चैप्टर नंबर 3 में। उस अजम्पशन में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है कि आपका जो मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए। करेक्टली स्पेसिफाइड होने का मतलब है, अगर आपके मॉडल में सपोज़ करो दिस इज़ योर मॉडल, अगर आपके मॉडल में दो किसकी ज़रूरत है, इफ़ यू नीड 2 x वेरिएबल्स देन इन दैट केस आपको क्या करना है, दो ही। अगर आपने दो की जगह पे सिर्फ एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, इन दैट केस आप क्या कर रहे हो, यू आर कमिटिंग अ एरर। और कौन सा एरर, आप स्पेसिफिकेशन एरर जो है वो क्रिएट करो, जानते हुए भी आपने एक वेरिएबल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। सो जितना हमें थ्योरी के बारे में पता है तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको सारे वेरिएबल्स इंक्लूड करने हैं। जो यूआई में आप रहने देते हो, यूआई में सिर्फ वो वेरिएबल्स आते हैं जो आप कभी कभी आप भूल गए या फिर कहीं से कहीं तक आपके दिमाग में नहीं आया या फिर वो मॉडल को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, आप यूआई में वो मॉडल्स लोगे। लेकिन जो वेरिएबल्स आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं वो हमेशा आपको क्या रखने हैं, मॉडल में रखने हैं। अगर आप नहीं रखते हो देन आप स्पेसिफिकेशन एरर कमिट कर रहे हो। सो हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं आज। मल्टीपल रिग्रेशन के केस में आप स्पेसिफिकेशन बायस कैसे करते हैं ये हमें देखना है। सो एक तो याद रखना, दिस इज़ वन ऑफ द अजम्पशन किसकी, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले तो हमारी अजम्पशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू योर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन बायस या फिर नो स्पेसिफिकेशन एरर। कोई भी स्पेसिफिकेशन बायस और या फिर एरर नहीं होना चाहिए आपके मॉडल में। अगर यहाँ पे हम जैसे मान के चलें ट्रू मॉडल एक्सप्लेनिंग द, अब एक एग्जांपल हम स्टार्टिंग से कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं, दैट इज़ चाइल्ड मॉर्टेलिटी। और उसका हमने रिलेशनशिप देखा किसके साथ, फीमेल लिटरेसी के साथ और जीएनपी के साथ। हमने ये देखा ये दोनों वेरिएबल्स चाइल्ड मॉर्टेलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो सपोज करो कि बट सपोज वी डिसरिगार्ड FLR एंड एस्टिमेट द फॉलोइंग रिग्रेशन। हम ये मानते हैं कि जो ये FLR है इट इज़ नॉट बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉडल, और मैं मॉडल को अज्यूम कर लेती हूँ। मेरा मॉडल इज समथिंग लाइक दिस, α1 α2 x2i प्लस ui। दिस इज़ माई मॉडल, जहाँ पे आपका y क्या है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, और x2 क्या है, पर कैपिटा GNP है। अब हम इस जो हमारी पहली इक्वेशन थी विच वॉज दिस, जिसमें दोनों वेरिएबल थे, वो हमारा ट्रू मॉडल है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने ये इक्वेशन मान लिया, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको छोड़ के इस वाली इक्वेशन को लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कमिटिंग अ स्पेसिफिकेशन एरर, क्योंकि हमने एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल दैट इज़ FLR उसको हमने क्या कर दिया, हमने उसको ओमिट कर दिया। सो व्हाट आर वी डूइंग हियर, द एरर हियर क्या है, वी आर ओमिटिंग द वेरिएबल। हम एरर जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ओमिटिंग द xi वेरिएबल दैट इज़ योर फीमेल लिटरेसी रेट। अब यहाँ पे देखो इस केस में यू हैव बेसिकली, अगर हम यहाँ प्रोवाइड करना चाहें इसके मेजर्स, तो α2 जो है आपका, देखो क्या होता है, α1 α2 हम क्या मानेंगे, दीज आर द इनकी जो मीन वैल्यू होगी शुड बी इक्वल टू β1 और शुड बी इक्वल टू β2, ये होना चाहिए। बट व्हेन वी आर कमिटिंग एरर तो ये इक्वल नहीं होंगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वो हम मॉडल की जो आपके एस्टिमेशन आई है उसके थ्रू दिखा सकते हैं। अब जो हमारा मॉडल था उसमें लेट्स सपोज मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो नया मॉडल मैंने लिया है इसमें आपके जो वैल्यूज़ आई हैं वो कुछ इस तरीके से आई हैं। चाइल्ड मॉर्टेलिटी इज़ इक्वल टू 157.4244, दैट इज़ योर अल्फ़ा, 0.0114 PGNP,
राइट। आपके स्टैंडर्ड एरर हैं 9.8455 और इसका स्टैंडर्ड एरर है 0.032 और आर स्क्वायर क्या है 0.1662। अब देखो डिफरेंस क्या है, पहले वाला जो हमारा मॉडल था आपने आई थिंक उसके एग्जांपल में क्या कहते हैं वैल्यूज़ देखी होंगी। आई एम सपोजिंग कि आपको उसकी वैल्यूज़ याद होंगी, नहीं है तो मैं एक बार साइड में लिख देती हूँ। जो हमारा पुराना मॉडल था जिसमें दोनों वेरिएबल्स इंक्लूडेड थे, उसमें आपका इक्वेशन में वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ रही थी 263.6416, ये आपका बीटा 1 था, देन 0.0056 PGNP एंड -2.2316 FLR था और आर स्क्वायर वॉज 0.7077 एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.6981। ये अभी बात करेंगे इसके बारे में क्या है। तो ये हमारे पुराने क्या थे, पुराने वैल्यूज़ थे। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, दैट इज़ FLR, राइट। तो मैंने मॉडल यहाँ पे क्या किया, बेसिकली उसको एस्टिमेट कर दिया विदाउट टेकिंग FLR। अब हमें ये देखना है कि ये तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया सबको कि मैंने एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल दैट इज़ FLR उसको ड्रॉप कर दिया और मैंने स्पेसिफिकेशन बायस कर दिया, बट आपको कोई भी नया मॉडल मिलेगा तो आपको नहीं पता होगा ऐसा। तो इन दैट केस आपको सपोज करो दो मॉडल दिए गए हैं, आप कंपेयर कैसे करोगे। देखो इन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम देखें, सबसे पहला डिफरेंस जो आ रहा है, जो PGNP का कोफिशिएंट है, PGNP का कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, देखो 0.056, राइट। अब PGNP के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, मतलब 0.0056 से आपकी वैल्यू हो गई है 0.0114। ऑब्वियस सी बात है वैल्यू बढ़ गई है, देखो ना यहाँ पे पॉइंट में डबल ज़ीरो के बाद 5 था, यहाँ सिंगल के बाद आ गया, इट मीन्स वैल्यू आपकी बढ़ गई है, राइट, और ऑलमोस्ट डबल हो गई है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमें देखने को मिली रिजल्ट में। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि स्टैंडर्ड एरर भी जो है वो डिफरेंट है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं बता देती हूँ, स्टैंडर्ड एरर भी क्या है, डिफरेंट है बीटा 1 और बीटा 2 के। देन इंटरसेप्ट वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट वैल्यू 263.6416 है, यहाँ पे 157 आ रही है। तो इंटरसेप्ट जो वैल्यूज़ हैं वो भी अलग हैं, इंटरसेप्ट वैल्यूज़ आर डिफरेंट, आपकी इंटरसेप्ट वैल्यूज़ भी क्या हैं, डिफरेंट है। देन फोर्थ, द आर स्क्वायर वैल्यूज़ जो है, आर स्क्वायर वैल्यूज़ वो ड्रामेटिकली अलग है, आर स्क्वायर वैल्यूज़ ड्रामेटिकली डिफरेंट, ड्रामेटिकली डिफरेंट। यहाँ आपका आर स्क्वायर कितना था 0.7077, यहाँ आर स्क्वायर है सिर्फ 0.16, मतलब यहाँ पे सिर्फ 16% वेरिएशन दिखा रहा है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वो क्या कह सकते हैं, मतलब आर स्क्वायर के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि आप जो हैं वो जो ये PGNP है इसका इम्पैक्ट CM पे कितना आ रहा है ये देख पा रहे हैं, राइट। उसी तरीके से क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे दोनों का इम्पैक्ट कितना आ रहा था, तो यहाँ पे तो 70% आ रहा था और इस वाले मॉडल में सिर्फ और सिर्फ 16% आ रहा है। सो ये यहाँ पे एक क्या है, मेजर आपका चेंज है। अब उसी तरीके से मैं एक और मॉडल अगर लिखूँ, अब मैंने क्या किया, अब मैंने PGNP को ड्रॉप कर दिया और सिर्फ FLR ले लिया। अगर PGNP को ड्रॉप किया तो मेरा मॉडल आएगा कुछ इस तरीके से 263.8635 माइनस 2.3905 FLR। अब मैंने PGNP ड्रॉप कर दिया, सिर्फ FLR ले लिया। इस केस में आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर लाइक दिस, 21.22 is the standard error of intercept and this is the standard error of beta 2 और R square जो आ रहा है इस केस में that is 0.6696। अब देखो यहाँ पे R square की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, राइट। तो बेसिकली हर एक मॉडल आपको कुछ अलग ही वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन इसके मतलब स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है पुराने के कंपैरिजन में ना। यहाँ पे हमें ये देखना है कि बहुत सारे रिजल्ट्स मिस स्पेसिफाइड हो रहे हैं, मिस इंटरप्रेट किए जा रहे हैं। सो क्लियरली हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि बीटा 2 की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही, आर स्क्वायर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली जो आपका ये स्पेसिफिकेशन एरर वाला केस है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन,
स्पेसिफिकेशन एरर जो है आपका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो कि आपको कमिट नहीं करनी है। यू हैव टू इंक्लूड ऑल द वेरिएबल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉडल। अगर आप नहीं इंक्लूड करते हैं तो आपका मॉडल जो है बहुत एब्जर्ड रिजल्ट शो करेगा, बहुत ही एब्जर्ड। सो अगर आपको उससे बचना है, हमेशा आप क्या देखेंगे, आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके जो भी मॉडलिंग में वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं आप उन सबको इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस। अब यहीं पे ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब अगला टॉपिक इसी से ही कनेक्ट होके आ रहा है। हमें पढ़ना है बिटवीन बेसिकली द आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर, एक और आर देखो, कैपिटल आर स्क्वायर कब पढ़ते हैं, व्हेन वी आर स्टडिंग मल्टीपल रिग्रेशन। स्मॉल आर स्क्वायर कब आता है, व्हेन वी आर टू वेरिएबल, व्हेन वी आर स्टडिंग टू वेरिएबल रिग्रेशन। टू वेरिएबल रिग्रेशन में आपको स्मॉल आर स्क्वायर पढ़ना है। अब एक एक्सक्यूज मी, अब मुझे एक और चीज़ पढ़नी, दैट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर। व्हाट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर? बेसिकली पहले आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आर स्क्वायर क्या बताता है? आर स्क्वायर आपको ये बता रहा है देयर इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके चेंज की वजह से वाई पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज़ आर स्क्वायर, राइट। और जनरली क्या होता है, आप मॉडल में जैसे जैसे नंबर ऑफ रिग्रेसर्स को इंक्रीज करते हो, देयर इज़ अ थ्योरी एज द नंबर ऑफ रिग्रेसर, रिग्रेसर का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज द नंबर ऑफ रिग्रेसर्स इंक्रीजेस, आपका आर स्क्वायर जो होगा वो भी ऑलमोस्ट क्या होगा, इनवेरिएबली क्या करेगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, इट विल ऑल्सो इंक्रीज and never decrease, and never decrease। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, आप मॉडल में जैसे y हम पहले कह रहे थे x1 पे डिपेंड कर रहा है, फिर हमने और ऐड किया एक और वेरिएबल x2 पे भी डिपेंड कर रहा है, x3 पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जितने ज़्यादा आप वेरिएबल्स रिग्रेसर्स को बढ़ाते जाएंगे आपका आर स्क्वायर भी बढ़ता चला जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा, ठीक है। ये एक आर स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। सो एन एडिशनल एक्स वेरिएबल, कभी भी इसका मतलब ये है जब भी आप एक एडिशनल वेरिएबल ऐड करोगे तो आपका आर स्क्वायर कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। और अगर आपको ये कहीं डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इट मीन्स यू आर कमिटिंग अ एरर। एन एडिशनल एक्स वेरिएबल विल नॉट डिक्रीज आर स्क्वायर। कभी भी आपका एडिशनल वेरिएबल आर स्क्वायर डिक्रीज नहीं करेगा। और अगर ऐसा कभी भी हो रहा है, इट मीन समझ जाओ आपने या तो मॉडलिंग में कुछ गड़बड़ करी है या फिर वो वेरिएबल में ही प्रॉब्लम है, आप कोई ना कोई एरर कमिट कर रहे हो। अब आर स्क्वायर का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब बेसिकली ना हम आर स्क्वायर से बहुत सारी चीज़ें निकाल नहीं पा रहे, तो उसके लिए एडजस्टेड आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली मल्टीपल रिग्रेशन में हम जो आर स्क्वायर है उसके साथ साथ एडजस्टेड आर स्क्वायर को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आर स्क्वायर के फॉर्मूले पे, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आर स्क्वायर का फॉर्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला क्या है, ई एस एस अपॉन टी एस एस, ये तो पढ़ा हुआ है। अब इनको और स्पेसिफाई कर देते हैं। 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। आर एस एस क्या होता है, समेशन यू आई हैट स्क्वायर होता है। टी एस एस क्या होता है, समेशन वाई आई स्क्वायर होता है। ये हमें पता है इतना। ये जो वाई आई स्क्वायर है इज द इंडिपेंडेंट सम ऑफ एक्स वेरिएबल इन द मॉडल। वाई आई स्क्वायर क्या है, सबको आइडिया होगा, कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है, राइट। आर एस एस क्या है, इट डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रिग्रेसर प्रेजेंट इन द मॉडल। और एज द नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल इंक्रीजेज। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बहुत, अब एक चीज़ ध्यान रखना, एज you increase, basically as the number of x variable increases, जैसे जैसे आपके x वेरिएबल इंक्रीज होंगे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को दिमाग में रखो, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 x2 प्लस यू आई था, राइट। यू आई क्या बताता है आपको कि
एक्स टू वाई में कुछ वेरिएशन लेके आ रहा है, ठीक है, बट उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होंगे और उसके अलावा जो भी फैक्टर्स होंगे वो हम किस में मेंशन करते हैं, उसके अलावा वाले फैक्टर्स हमारे यूआई में आ जाते हैं, राइट। यही हमारा मेन जो आइडिया रहा है स्टार्टिंग से। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल को इंक्रीज करोगे, इट मीन्स आप इम्पॉर्टेंट वाले वेरिएबल जो यूआई में आ रहे थे आप उन सबको मॉडल में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका यूआई जो है, एरर जो है वो कम होगा। वो कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप पहले जैसे कि मान के चलो आपका वाई है डिमांड, ठीक है, और प्राइस, ठीक है, यहाँ आ गया प्राइस। अब आप कह रहे हो कि प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे और बाकी किसी चीज़ का जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपने यूआई में ले लिया, लेकिन आपको पता है बाकी यूआई में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि इनकम आ जाएगा, टेस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आ जाएगा, राइट, और आपका क्या कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आ जाएगी प्राइस को लेके। तो आप ये इतने सारे फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे यूआई में डाल रहे हो, तो आपका यूआई हमेशा ज़्यादा ही आएगा ना। प्राइस की वजह से कितना ही वेरिएशन आएगा डिमांड में, राइट, बाकी चीज़ों की वजह से भी तो आ रहा है। तो आपने क्या किया मॉडल में, एज यू इंक्रीज एक्स वेरिएबल, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने पी भी ले लिया, फिर आपने क्या किया, आपने वाई भी ले लिया और आपने टी भी ले लिया और बाकी बचा हुआ यू। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपने एक्स वेरिएबल्स, इसका मतलब रिग्रेसर्स को मॉडल में इंक्लूड करना शुरू किया, जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल को आपने इंक्रीज किया, तो आपका यूआई जो है वो कम होगा या नहीं होगा? आपके एरर के चांसेस कम होंगे ना, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे मेरा रीज़न है ये, इस फॉर्मूले को समझाना। मैं वापस लिखती हूँ फॉर्मूला को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन यू आई हैट स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ एज वेरिएबल x इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो समेशन यू आई हैट स्क्वायर है वो क्या होगा, इज़ लाइकली टू डिक्रीज, इज़ लाइकली टू डिक्रीज, ये कम होगा। ये चीज़ आप याद रखो। सबसे पहली चीज़, जब यूआई आपका कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, मैथमेटिकली कम हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी जितनी कम होगी तो 1 माइनस ये वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी या नहीं होगी? लिंक समझो क्या है, यू आई हैट स्क्वायर अगर क्या है लेस है तो समेशन यू आई हैट स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर भी तो लेस होगा, राइट। और 1 माइनस समेशन यू आई हैट स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मोर हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आर स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट दी थी थोड़ी देर पहले, पिछले ये एज ये it was this, as the number of regressor increases r square almost invariably increases। जैसे जैसे आप r as x वेरिएबल्स को बेसिकली इंक्रीज करते हो तो आपका r स्क्वायर भी क्या करता है, इंक्रीज होता है। आई होप आपको अब ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या थी, ऐसा होता क्यों है, बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ r स्क्वायर, राइट। अब हम आ जाते हैं एक और फॉर्मूले पे, that is adjusted r square। adjusted r square का फॉर्मूला होता है 1 माइनस समेशन यू आई हैट स्क्वायर अपॉन n माइनस k अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर n माइनस 1। बेसिकली अगर हमें दो आर स्क्वायर टर्म को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक नया फार्मूला बना रहे हैं। दिस इज़ द अल्टरनेटिव कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड क्यों बोल रहे हैं इसको, हमने इसको एडजस्ट कर लिया है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको याद होगा n-k और n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। ये RSS की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, अनोवा टेबल में पढ़ा था हमने, और ये किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, TSS की। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी इंक्लूड करते हो तो देन यू विल गेट आर स्क्वायर। क्यों इंक्लूड किया मैंने अभी बताया, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपके एक्स वेरिएबल्स आ जाते हैं। आप ज़्यादा बेटर एक मेजरमेंट ले पाओगे दोनों ही चीज़ों का, UI का और YI का,
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एडजस्टेड आर स्क्वायर। बेसिकली एडजस्टेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इट मीन एडजस्टेड फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम associated with the sums of squares। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपके, दिस इज बेसिकली RSS एंड दिस इज DSS। ठीक है, हमने उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है, आप पीछे देखना पार्ट 1 और पार्ट 2 उठा के, आपको यहाँ पे एक और फार्मूला मिल जाएगा एडजस्टेड आर स्क्वायर का। ये जो वैल्यू होती है ना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा हैट स्क्वायर की वैल्यू होती है ये, और ये जो आपकी वैल्यू होती है, दिस इज सैम्पल एरर ऑफ वाई। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज सिग्मा हैट स्क्वायर अपॉन सैम्पल एरर ऑफ वाई। सो दिस इज द, ये क्या है आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका, सिग्मा स्क्वायर का, और ये क्या है, दिस इज द सैम्पल वेरिएंस, इसको क्या बोलते हैं हम, सैम्पल वेरिएंस ऑफ वाई। ये दोनों के फॉर्मूले हम कर चुके हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में से, आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब हमें ये देखना है कि क्या ये आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर दोनों आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। हम क्यों अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए उसको क्या किया, एडजस्ट किया है। अब आगे का क्या है, आगे है कि क्या दोनों आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर आपस में रिलेटेड हैं। यस, दे आर रिलेटेड। क्यों हैं, अब देखो किस तरीके से रिलेटेड हैं, ये आप देख सकते हो। we have a formula adjusted r square is equal to 1 minus वापस से हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, जस्ट 1 माइनस आर स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस के। दिस इज़ द एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसको हमने किस टर्म में लिख लिया है, इसको आर स्क्वायर के टर्म में हमने मेंशन कर दिया है। और ये आर स्क्वायर के टर्म में मेंशन कैसे हुआ है, हमने वापस से फार्मूला ले लिया है, समेशन यू आई 1 माइनस, देखो क्या होता है, व्हाट वी हैव डन हियर इज, आप फार्मूला देखो आर स्क्वायर का, एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो फर्स्ट फार्मूला है दैट इज़ 1 माइनस समेशन यू आई हैट स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर, और इसके साथ में हमने क्या किया, n बाई के एंड n माइनस 1। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे 1 माइनस ये जो आपकी वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये क्या है, ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या, दिस वैल्यू इज RSS अपॉन TSS, है या नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ESS अपॉन TSS लिख सकती हूँ मैं इसको। आई कैन राइट दिस थिंग एज दिस, कैसे, ये बता देती हूँ मैं। ये RSS क्या होता है, RSS होता है TSS में से अगर आप ESS को माइनस कर दो, दैट इज़ RSS, और नीचे आपका TSS है ही। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस ESS अपॉन TSS, 1 माइनस ESS अपॉन TSS क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, 1 माइनस आर स्क्वायर, आ गया 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या किया, ये इसके अपॉन में था ना, ये इसके अपॉन में, तो n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, है तो डिनोमिनेटर में ही, तो ये n माइनस 1 यहाँ आ गया और n माइनस के यहाँ आ गया। इतना ही किया है बस। पुराने वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। सो पहला फॉर्मूला एडजस्टेड आर स्क्वायर का
ठीक है। दूसरा एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूले में ही आपको आर स्क्वायर भी देखने को मिल जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशनशिप पूछा जाता है। अब देखो पहला एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, वापस से लिख रही हूँ, 1 माइनस समेशन यू आई हैट स्क्वायर, इसके अपॉन में आ जाता है n माइनस के समेशन वाई आई स्क्वायर, और इसके अपॉन में आ जाता है n माइनस 1, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला। दूसरा एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर वो होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है इसको उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ पे ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर में आ गया n माइनस के। तो दिस इज द सेकेंड फार्मूला। अब हम बात करें अगर रिलेशनशिप की कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, तो देखो फॉर के, पहला फॉर के ग्रेटर देन 1, जब तक आपका के ग्रेटर देन 1 है, के ग्रेटर देन अगर 1 है, इन दैट केस आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो हमेशा कम होता है आर स्क्वायर से, विच एम्प्लाइज दैट एज अ नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल इंक्रीजेज। यहाँ पे आर एडजस्टेड आर स्क्वायर पढ़ने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव है ना, वो मोटिव ही यही है कि आपका जो आर स्क्वायर है ना वो क्या करता है, जैसे जैसे आप एक एक वेरिएबल को ऐड करते जाते हैं अपने मॉडल में, तो आर स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। जबकि अगर हम सेम चीज़ एडजस्टेड आर स्क्वायर देखें, उसकी जगह पे जैसे जैसे हम एक्स वेरिएबल को इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने मॉडल में, हम आर स्क्वायर की जगह एडजस्टेड अगर आर स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका कम मिलेगा। सो यहाँ पे वही है, के ग्रेटर देन 1, के क्या है आपका नंबर ऑफ पैरामीटर्स, राइट। जितने आपके पैरामीटर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होने का मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, द होल वैल्यू विल बिकम लेस, और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आर स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर तब भी उससे ज़्यादा है, ठीक है। सो आप फॉर के ग्रेटर देन 1 हमेशा आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होगा, लेस देन आर स्क्वायर होगा, जो कि हमें ये बता रहा है एज एक्स इंक्रीजेज, मतलब एक्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम वेरिएबल बढ़ाएंगे जो आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो बढ़ेगा ज़रूर, बट वो हमेशा लेस देन होगा किससे, आर स्क्वायर से। सो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी। दूसरी क्या कहती है, दूसरी कहती है जो आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिव, जबकि आपका जो आर स्क्वायर है इज़ नेसेसरीली, ये हमेशा आपका क्या होगा, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। कभी भी आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है, इन दैट केस आप क्या करते हो, उसकी वैल्यू ले लेते हो 0। वी ऑल्सो हैव सम एक्सट्रीम केसेस, जैसे अगर आपका आर स्क्वायर 1 है, इस वाले फॉर्मूले में आर स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस 1 ये ओवरऑल वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, राइट। तो आर स्क्वायर 1 जब होता है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। दूसरा अगर आपका आर स्क्वायर 0 होता है, उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस 0, ठीक है। देन इन दैट केस आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस के अपॉन n माइनस के। और इन विच आपका जो एडजस्टेड आर स्क्वायर होगा कैन बी नेगेटिव, कब, जब इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इन दिस केस इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये आपके एक्सट्रीम केसेस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट दो जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, फॉर k ग्रेटर देन 1 इस वाले फार्मूले में आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा लेस देन होगा आर स्क्वायर के, और एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका नेगेटिव हो सकता है। तो हमेशा बेसिकली ये पूरा करने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये बताने का है, व्हेन एवर यू आर इनटू मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, आपको हमेशा किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है रादर देन व्हाट, आर स्क्वायर। इन व्हाट केस, व्हेन एवर यू आर यूजिंग मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन आता ही आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर से रिलेटेड, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, बट यू विल गेट दिस क्वेश्चन। एक और एक एग्जाम्पल है
you might see it in your practical exam and in your end semester exam also. It is very 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 important. जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं, चाहे हमने 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है, चाहे हमने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है, सो आवर मेन गोल इज़ कि अब उसको ना एप्लीकेशन बेस्ड काम करें, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे अब समझ आएगा कि एक्चुअल में कितनी चीज़ें आपको समझ आई हैं। हमारे पास एक मॉडल होता है दैट इज़ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आपने कभी ना कभी माइक्रो अगर अच्छे से पढ़ी है तो ये फंक्शन आपको पता होगा। अगर नहीं पता, मैं इसको पहले ना जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा वो बता देती हूँ, देन आई विल इंट्रोड्यूस कि इसको इकोट्रिक्स में हमने किस तरीके से यूज़ किया। सो यहाँ आपका जो मॉडल था इकोनॉमिक्स में, जो मॉडल था दैट वाज y इज इक्वल टू a एंड l टू द पावर अल्फ़ा एंड k टू द पावर बीटा। ये होता है y, यहाँ पे होता है आपका आउटपुट। ये बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन का काम क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक आइडिया, प्रोडक्शन फंक्शन आपका लेबर और कैपिटल पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि लेबर और कैपिटल को यूज़ करके आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। अब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास होते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में स्पेशलिटी क्या है? ये y आपका क्या है? ये आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो कांस्टेंट रहता है, l है लेबर, k है आपका कैपिटल। सो यहाँ पे और ये जो अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये होती है इलास्टिसिटी। ये है आपकी इलास्टिसिटी लेबर की और ये है इलास्टिसिटी कैपिटल की। इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ा का मतलब ये है कि लेबर में अगर 1% चेंज आ रहा है तो आउटपुट में कितना परसेंट चेंज आएगा, इट इज़ डिफाइंड बाय अल्फ़ा। और कैपिटल में जब 1% चेंज आ रहा है तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा, इट इज़ बेसिकली विजिबल थ्रू बीटा। और इस मॉडल से हम एक चीज़ निकालते हैं, रिटर्न्स टू स्केल निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। रिटर्न्स टू स्केल किस तरीके से निकालते हैं? व्हेन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पॉइंट की वैल्यूज़ हैं 1 के बराबर आ जाएं तो आपके क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आते हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब है जितने प्रपोर्शन से आप लेबर बढ़ा रहे हैं उतने ही प्रपोर्शन से आपके आउटपुट वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जितने प्रपोर्शन से कैपिटल बढ़ा रहे हैं उतने प्रपोर्शन से आउटपुट वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे होता है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या होता है? इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है आपने जितना लेबर और कैपिटल लगाया है, आउटपुट में जो चेंज आया है वो उससे ज़्यादा आया है, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 1, ये होता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, या फिर इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल, कुछ भी बोल सकते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब है आपने जितना लेबर और कैपिटल लगाया है इससे कम आपको आउटपुट मिल रहा है। सो ये 3 चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब ये है हमारा ये है बेसिकली इकोनॉमिक्स का मॉडल। अब इस इकोनॉमिक्स के मॉडल को मुझे किस में लेके आना है? इकोट्रिक्स के मॉडल में टेस्ट करना है। ये सब तो मुझे पहले से पता है, बट अगर मुझे ये टेस्ट करना हो यूजिंग इकोट्रिक्स, यूजिंग डेटा, तो किस तरीके से किया जाएगा? लेट्स डिस्कस दिस। सपोज आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 एक्स 2 आई और इसकी पावर आपको बीटा 2 दी हुई है। देन यू हैव एक्स 3 आई, इसकी पावर आपको बीटा 3 दी हुई है। देन ई की पावर यू आई। आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये ये कौन सी फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये मेन आपका यहाँ पे कंसर्न है।
अब फॉर्म देखो, मैंने फंक्शनल फॉर्म पढ़ाई थी, फंक्शनल फॉर्म में एक फॉर्म की थी हमने, दैट इज़ लॉग लीनियर, डबल लॉग जिसको बोलते हैं, वो किया था। अब यहाँ पे पहले देख लो ये वैल्यूज़ हैं क्या, दिस इज़ y इज़ आउटपुट, देन x2 लेबर इनपुट, x3 कैपिटल इनपुट, u है आपका डिस्टर्बेंस टर्म, और e ये पता ही होगा एक्सपोनेंशियल है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। बेस ऑफ नेचुरल लॉग। अब देखो सेम मॉडल है, बस हमने क्या किया, नोटेशंस चेंज कर दिए। यहाँ पे l की जगह पे x2 नज़र आ रहा होगा, k की जगह पे x3 नज़र आ रहा है, राइट। अब ये तो हम फॉर्म को नहीं एस्टिमेट कर सकते, इसके थ्रू तो बीटा 2 बीटा 3 नहीं एस्टिमेट किया जा सकता, बट हाँ हमने एक चीज़ पढ़ी है, दैट इज़ हम क्या कर सकते हैं, लॉग लीनियर फॉर्म पढ़ी है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पहले इसकी, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ ln yi ln बीटा i बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाहर आएगा, ln x2i बीटा 3 बाहर आएगा, ln x3i। ये मैंने डिटेल में लॉग मॉडल में कराया है, तो सब लोग वहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब बेसिकली मैंने क्या किया, आई हैव सिंप्लीफाइड इट, ln बीटा 1 को मैंने बीटा नॉट लिख लिया, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दिया। अब एक चीज़ आप लोगों को याद आ जानी चाहिए कि इस मॉडल में स्लोप क्या होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी मॉडल को हम बोलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल, कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल। सो बीटा 2 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जो बीटा 2 है ये क्या बता रहा है, दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द लेबर इनपुट। बेसिकली क्या बता रहा है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट फॉर अ परसेंटेज चेंज इन लेबर इनपुट। बीटा 3 क्या बता रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इनपुट। क्या बता रहा है, 1% चेंज इन कैपिटल, उसकी वजह से आउटपुट में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। और जो इन दोनों का सम है बीटा 2 और बीटा 3, वो किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें, रिटर्न्स टू स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। और ये अगर 1 आ जाता है देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और लेस देन 1 आ रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किया जाएगा। तो ये मॉडल आपका बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से इसको हम टेस्ट करेंगे। सो ये जो मॉडल है ना, इसको याद रखना, आगे भी कभी हम कोई भी चैप्टर करेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग, ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ जितना हमने अब तक पढ़ा है वो सारी चीज़ों का। आप लोगों का एक टास्क ये है कि कोशिश कीजिएगा इस मॉडल में हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप लिखें। जो हमने अब तक पढ़ लिया है वो सारी चीज़ें आप लिख लें। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7, ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। सो फ्रॉम माई साइड इट इज़ ओवर, चैप्टर नंबर 7 इज़ ओवर। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में।